हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों आज जो है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद ग्रुप सी एंड डी के लिए प्रैक्टिस सेट 10 है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल, यहाँ पर पहल होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? क्योंकि ये भारत में पहला हुआ है इस प्रकार का सम्मेलन। कौन सा? विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन, ये कि भारत का पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ। क्या किसका हुआ? विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन, जो कि भारत का पहला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला बोल रहा है, विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, कहना ये चाह रहा है कि भारत में जो है, भारत में पहले तो जन औषधि केंद्र कई जगह खुले हुए हैं, 10,000 के अप्रोक्स या प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत ने एक विदेश में भी खोला है। ठीक है, जन औषधि केंद्र, तो वो किस देश में खोला है ना, जो कि भारत का पहला होगा। तो ये है आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में भारत का पहला जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। इसका उद्घाटन जो है, इस जन औषधि केंद्र का उद्घाटन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये दो जन ने मिलकर किया। एक तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरे जो है मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ठीक है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ या जुगन्नाथ। ठीक है, तो इन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मॉरिशस में भारत का पहला जन औषधि केंद्र खोला गया, भारत की तरफ से किसने इसका उद्घाटन किया? तो ऑप्शन में कहीं मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेगा और भी कहीं मिलेंगे, लेकिन किसने किया? एस जयशंकर ने। उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने किया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें, कह रहा है कि सितंबर 2024 में किस देश, किस नहीं, यहाँ पर किसी देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो देश का वर्तमान में वित्त सचिव कौन है ये पूछ रहा है। तो ये है आपके तुहिनकांत पांडे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे, और इन्होंने जो है टीवी सोमनाथन की जगह ली है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम 4 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है? मतलब कनेक्शन हम किन जोड़ने लगा, कनेक्शन जो है हमको जोड़ना है वो बसावटों के बीच में। तो ये आपका आ जाएगा राष्ट्रीय, अ, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसको जो है 2010 में लागू किया गया था, सन 2000 में लागू किया गया था। अगर हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की हम बात करें तो दोस्तों इसको जो है जून 2011 में लागू हुई। वहीं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की हम बात करें तो ये 1999 और 2000 के बीच में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 5 हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि सातवाहनों के एक शासक हैं जिनका नाम है सतकर्णी प्रथम। ये सतकर्णी नहीं होगा, सातकर्णी प्रथम। इनकी राजधानी क्या थी? तो सातकर्णी प्रथम की राजधानी जो थी वो दोस्तों थी प्रतिष्ठान थी, और प्रतिष्ठान कहाँ पर था? ये आपका महाराष्ट्र में था। क्लियर। अगर हम सातवाहनों की हम बात करें तो सातवाहन के संस्थापक कौन है? ठीक, सातवाहन वंश के संस्थापक जो हैं वो थे आपके सिमुक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और एग्जाम में आ भी चुका है। सिमुक जो हैं वो सातवाहनों के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक
प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि कॉर्नवालिस को जो है भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगर हम कॉर्नवालिस की हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1786 से लेकर 1793 तक रहा। एक तो ये, फिर ये दूसरी बात जो है 1805 में ये गवर्नर जनरल रहे भारत के, ठीक है। अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो इनकी समाधि जो है वो एकमात्र वायसराय हैं जिनकी समाधि भारत में है, और वो कहाँ पर है? वो गाजीपुर में है। क्लियर? और गाजीपुर कहाँ है? गाजीपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्लियर हुआ? इन्होंने ही जो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, जो परमानेंट सेटलमेंट था, उस सिस्टम को जो है इन्होंने ही लागू किया, जिसे हम कहें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इन्होंने ही लागू की, और ये कब की थी? ये 1793 में लागू की थी, ठीक है। कॉर्नवालिस को ये दोस्तों नागरिक सेवा का जनक भी नहीं कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, सेवा का जनक इन्हीं को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को ये प्रशासनिक सेवाओं के जनक के साथ-साथ इनको जो है पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर व्यवस्था होगा का जनक जो है कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर हम विलियम बेंटिंक की बात करें, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, बेंटिंक के बारे में जान लेते हैं एग्जाम में क्या बन सकता है। अगर हम बेंटिंक की बात करें, बेंटिक, ठीक है, इनका कार्यकाल जो है दोस्तों, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो ये एक तो इनका 1833 से लेकर, नहीं, 1828 से लेकर 1833 तक। फिर दूसरा इनका फेज स्टार्ट हो जाता है 1833 से लेकर 1835 तक। अब आपके मन में ये दिमाग आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 1828 से लेकर 1833, फिर तुरंत 33 से लेकर 35, तो क्यों ना आपने ये नहीं बताया कि 1828 से लेकर 1835 तक, ये लिख देते। नहीं, इसकी कुछ कहानी है। एक्चुअली क्या है कि 1828 से लेकर 1833 तक तो जो दोस्तों ये भारत के नहीं, ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, ठीक है। 1828 से लेकर 1833 तक ये जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। फिर हुआ क्या कि 1833 को जो है एक चार्टर एक्ट आया। क्या आया? चार्टर एक्ट। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इस पद को कन्वर्ट कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया मित्रों, तो वहां पर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसलिए जो है 1833 से लेकर 1835 तक जो था, इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी, आपके माइंड में सेट हुई होगी। अब इन्होंने क्या-क्या काम किए वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ये क्या हो गए, इस लिहाज से ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हो गए, बंगाल के अंतिम गवर्नर हो गए, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक। ये बात तो अब समझ में आएगी क्यों अंतिम गवर्नर जनरल हैं। दूसरा पॉइंट ये निकल आया, अब इस हिसाब से जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो बंगाल के जब ये गवर्नर जनरल थे, फिर इन्हें पूरे भारत का कर दिया गया, अर्थात ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो आपके विलियम बेंटिंक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो आपके विलियम बेंटिंक थे। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? वो 1833 का चार्टर एक्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कुछ काम कराए, इन्होंने जो है भारत में सती प्रथा, ठीक, सती प्रथा का अंत किया, ठीक, सती प्रथा का अंत किया। और कब किया? इन्होंने 1829 ईस्वी को, ठीक है, यानी कि जब ये बंगाल के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे तब इन्होंने ही भारत में ठगी प्रथा, ठीक, ठगी प्रथा का भी अंत कराया। और वो कब? 1830 में, यानी कि जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। ये बात समझ में आए।
इन्होंने ही जो है, अब जब ये भारत के गवर्नर जनरल हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कराया, आगरा प्रेसिडेंसी, आगरी नहीं होगा, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कराया। ठीक, कब कराया इन्होंने? 1834 में। इन्होंने ही जो है मित्रों विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन किसने किया? विलियम बेंटिंक ने। क्लियर हुआ? ये बात समझ में है। अब हम थोड़ा डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए हमें एक पेज जोड़ना पड़ेगा। अगर हम दोस्तों डलहौजी की हम बात करें, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी से आप क्या रख सकते हैं? डलिया, ठीक है, डलिया, डलहौजी। डलहौजी जो है आपकी हड़प नीति, हड़प नीति किन्होंने लागू की थी? डलहौजी ने। इसको जो है दोस्तों व्यक्तिगत सिद्धांत भी बोलते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत, ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जा चुका है। क्लियर हुआ? ये बात तो समझ में आई। ठीक है, इन्होंने ही जो है दोस्तों 1853 में भारत में प्रथम ट्रेन चलवाई, प्रथम ट्रेन चलवाई, जो कि मुंबई से थाने, कहां पर? मुंबई टू थाने जो है 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन चली। एक बात क्लियर हो गई। अगर इनके कार्यकाल की बात करें, ये भी पूछ जाता है, मैचिंग में पूछ जाता है, किस वायसराय या गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये जो है 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको ये तो याद ही होगा कि भारत में ट्रेन जो है 1853, यानी कि इनका कार्यकाल जो है 1853 के आसपास रहा होगा। तो ये जो है 1848 से लेकर 1856 तक, ये 1857 की क्रांति के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? वो थे आपके डलहौजी। ठीक है, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरे हमारे इसमें ऑप्शन में कौन थे? जॉन सोर। जॉन सोर की अगर हम बात करें, ठीक है, जॉन सोर, यहाँ से रिलेटेड एक ही पॉइंट बन जाता है, ये जो है आपकी हस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति लेकर यही आए थे। ठीक है, तो हस्तक्षेप नीति जो है वो आपकी जॉन सोर से रिलेटेड है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने देख लिया कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक लॉर्ड, लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम, कॉर्नवालिस बोलेंगे, क्योंकि लॉर्ड तो ये जबरदस्ती बने थे। लॉर्ड तो या तो हमारे माँ बाप हो सकते हैं या हमारे जो ईश्वर जिसे हम मानते हैं। ठीक है, ये तो लॉर्ड लॉर्ड अब कहना बंद कर दो इनको, अब हम लोग स्वतंत्र हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार के किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया? कह रहा है कि भारत जो इंटरिम गवर्नमेंट गठित की गई थी वो किस मिशन के तहत? ठीक, देखो भारत में जब आजादी की बात चल रही थी तो कहा, ये बात चल गई थी अपना संविधान आप बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, पहले भारत में आया क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये असफल हो गया, इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन आया 1946 को। इसकी, ये जो मिशन था इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में थे कौन-कौन? एक तो आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर इसके बाद पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस। फिर तीसरे तो थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, इसके ये सदस्य थे। ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, ये करके पूछ लेते हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे इसके सदस्य थे। ठीक, इस ये और ये सक्सेस रहा, इन्होंने इंटरिम सरकार का जो अंतरिम सरकार का गठन जो था वो इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ। इसमें जो प्रस्ताव रखे गए भारतीय और मुस्लिम लीग के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, तो वो मान लिया गया था, तो ये सक्सेस रहा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैबिनेट मिशन इज अ राइट आंसर। क्लियर? क्रिप्स मिशन 1942, तो ये सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को दोस्तों जो है उद्देशिका भी कहते हैं,
उद्देशिका कहा जाता है, इसको उद्देशिका भी कहा जाते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो इसे दोस्तों प्रिएम्बल कहा जाता है, प्रिएम्बल, ठीक है। ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना को प्रेजेंट कब किया गया था? इसको जो है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको प्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ठीक है। जब ये जब ये प्रस्तावना आई, जब ये हो गई तो इसमें क्या-क्या नहीं था? तो इसमें जो है दोस्तों मूल जो प्रस्तावना थी उसमें आपका समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष जिसे हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा था आपका अखंड, ठीक। ये शब्द नहीं थे। जब नहीं थे तो इनको जोड़ा गया। और संविधान में कुछ जोड़ा जाता है तो या कुछ नियम बदले जाते हैं या कुछ नियम जोड़ा जाता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन होता है। तो इसको किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड? यहाँ पर तो अभी देखते हैं तो ये 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इनको जोड़े गए, ठीक है। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड शब्द जो है इनमें बाद में उद्देशिका में जुड़े, ठीक है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो दोस्तों इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है, ठीक। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, वो कौन-कौन से हैं वो हमको याद होना चाहिए। इसमें जो है दोस्तों एक सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, ठीक, सामाजिक न्याय। दूसरा दोस्तों आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और आपका तीसरा जो है राजनैतिक न्याय। ये ऑप्शन में नहीं करके पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय जो हैं, वो इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है। और दूसरा और इसमें जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, कि कौन-कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है आईएएस, पीसीएस और कई एग्ज़ामों में, कि नहीं करके पूछा है कि निम्न में से कौन-सी स्वतंत्रता नहीं है, जो उद्देशिका में नहीं दी गई है। तो इसमें अगर हम स्वतंत्रता की हम बात करें, तो दोस्तों इसमें जो है विचार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, अभिव्यक्ति, ठीक है? और आपका विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। यहाँ पर प्रश्न क्या आ चुके हैं जो हम पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन-सा जो है मूल प्रस्ताव में स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो उसमें वो ऑप्शन दे देता है आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं उसका ज़िक्र है, तो आंसर ये आर्थिक स्वतंत्रता का होता है, ठीक है? अगर हम उद्देशिका की या प्रस्तावना की हम बात करें तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये अगर देश पूछा जाए तो इसका जो है दोस्तों अमेरिका के देश से लिया गया है, ठीक है? ये बात समझ में आई। ये जो हमने 3 न्याय लिखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये किस देश से लिए गए हैं? ठीक है? ये जो है, जो न्याय हमने लिखे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, इसको दोस्तों जो है, ये रूस के संविधान से इसको लिया गया है। ये बात समझ में आई? 3 शब्द को और याद रख लीजिए, 3 वर्ड हैं प्रस्तावना में जिसमें आपका स्वतंत्रता, ठीक? एक आपका समानता और तीसरा आपका बंधुत्व। प्रस्तावना में ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये जो है दोस्तों फ्रांस से लिया गया है, ठीक है? इनको जो है फ्रांस से लिया गया है। ये बात समझ में आई। और संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है, ठीक है? इसको जो है परिचय पत्र भी कहा है। परिचय पत्र, परिचय पत्र भी कहा जाता है। और ये किसने कहा? ये दोस्तों जो है एन.ए. पालकीवाला ने कहा, पालकीवाला ने कहा, ठीक, पालकीवाला, ठीक है? संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया? उद्देशिका को या फिर प्रस्तावना को, ये किसने कहा? एन.ए. पालकीवाला ने, ठीक है? आई होप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, समझ में आए होंगे। एक-एक पॉइंट को धीरे-धीरे खोलते हुए हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब मूल संविधान में क्या नहीं था? धर्मनिरपेक्ष या निरपेक्षता, पंथनिरपेक्ष शब्द जो है नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की।
प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाअधिवक्ता की बात करता है? ठीक है, महाअधिवक्ता, ठीक है, ये जो है अनुच्छेद या आर्टिकल 165 में इसका वर्णन करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये दूसरा ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी होता है कौन? महाधिवक्ता। ये बात समझ में आई। और ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अर्थात इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। जिस तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसी तरह केंद्र में या देश में, भारत में महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी होता है, ठीक। महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 76 में किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और दूसरा ये जो है देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो हैं वो महान्यायवादी होते हैं। क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 165 इज अ राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्लियर? इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। व्याख्या कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन होता है? ये याद रखना, सरकार का मुखिया यानी कि इंग्लिश में कहें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो दोस्तों आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि भारत के पीएम होते हैं। ये बताओ, एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि जो पीएम होते हैं वो चयनित होते हैं? अब हम ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारत के, उनका चयन किया जाता है या चयनित होते हैं, या वो मनोनीत होते हैं, या वो नियुक्त होते हैं, या फिर वो जो है चयनित, मनोनीत और या फिर अ, चलो इनमें से क्या होगा? क्या होते हैं? चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं? तो दोस्तों उनकी जो है नियुक्ति होती है, ठीक। और ये नियुक्ति करता कौन है? ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 एक के तहत जो है ये किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हेड ऑफ स्टेट की पूछी जाए, यानी कि पूरे देश का मुखिया जो होता है, तो हेड ऑफ स्टेट पूछा जाए तो वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। क्लियर? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ये आर्टिकल 74 के तहत होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, ये याद रखना। ये जो है सलाह देते हैं राष्ट्रपति को या सुझाव देते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल मेंबर कितने होते हैं? कुल सदस्य कितने होने चाहिए? या कुल मंत्रियों की संख्या पूछी जाए तो वो लोकसभा सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 15% मेंबर हो सकते हैं इसमें। इसका हेड जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये 15% होते हैं, ये पहले नहीं था प्रावधान, इसको बाद में लाया गया। और जो है 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ये बात रखी गई कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें मात्र और मात्र लोकसभा के 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। ऐसे तो वो सभी को बना देंगे मंत्री, है ना। तो ये प्रावधान इसमें किया गया है। अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है या फिर ये अपना त्याग पत्र देते हैं तो उस टाइम जो ये मंत्रिपरिषद है ना वो पूरी बर्खास्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये बात समझ में आई। और प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। क्लियर? ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। प्रश्न नंबर हम 12 की हम बात करें, कह रहा कि कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? इनमें से, ठीक।
अगर हम इसके कृष्णा नदी की दोस्तों उद्गम स्थल की हम बात करें, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से उद्गम होता है इनका। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो दोस्तों महाराष्ट्र से होता है, और महाराष्ट्र के कहाँ से, महाबलेश्वरम पहाड़ी, ठीक, महाबलेश्वरम पहाड़ी से होता है, पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एमएएच मतलब महाराष्ट्र, क्लियर। ये जो है दोस्तों कृष्णा नदी जो है 4 राज्यों से होकर बहती है, 4 राज्यों से इनका फ्लो होता है। वो कौन-कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों महाराष्ट्र होता है, दूसरा आपका कर्नाटका होता है, तीसरा आपका दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन राज्यों से होकर बहती है, और बहके हुए ये कहाँ पर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में आपका मिल जाती है, यानी कि बंगाल में खाड़ी में ये चली जाती है। मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ से होकर जाती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उड़ीसा से होकर नहीं जाती है, कर्नाटक से यस होकर जाती है, तमिलनाडु और केरल से होकर नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक इज अ राइट आंसर, क्लियर। प्रश्न नंबर हम 12 की हम बात करें, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम जो था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 1936 में हुई थी, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, क्लियर। तो ये है कहाँ पर, फिर बाद में इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये जो है आपका दोस्तों उत्तराखंड में है। इसके बाद इसका अब नाम जो कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नया नाम कर दिया गया है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ का नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि नंदा देवी पहाड़ी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इसका आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है। पंजाब में तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है कि कोई नेशनल पार्क। अगर हम हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क की हम बात करें, तो यहाँ पर खीर भवानी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, खीर भवानी नेशनल पार्क, ठीक है। खीर भवानी नेशनल पार्क है, यहाँ पर एनपी लिख लो। दूसरा इंदर केला नेशनल पार्क क्या है आपका, एक यहाँ पर इंदर किला नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में आ चुका है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये कुछ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, क्लियर। प्रश्न नंबर 14 की हम बात करें, कह रहा है कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों की पहचान कीजिए। तो आप जानते हैं कि भारत में जो फसलों का मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की फसलें होती हैं, 3 प्रकार की फसल की जाती हैं, ठीक है। एक कौन-कौन सी फसल की जाती हैं, जिसमें से आपका रबी की फसल, ठीक है, रबी, खरीफ और दोस्तों आपका जायद, ठीक। कौन-कौन सी हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी जायद की फसल, ये बात समझ में आई। अगर हम इनके समय भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी फसल किस महीने में होती है ना, तो गरीब नहीं, ये रबी की फसल जो होती है वो सर्दियों की होती है, तो ये शीतकाल की फसल है, ठीक है। तो इनकी अगर हम बुवाई की बात करें या उगाई कब जाती है, तो ये जो है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर महीने में इनको उगाया जाता है, जबकि इसकी जो कटाई जो है वो जून और जुलाई में कर ली जाती है, ठीक। या मई के अप्रोच कर ली जाती है, ठीक है। एक आध महीने इधर उधर हो जाएगा, होली के टाइम में जो आता है, जब इसको मार्च अप्रैल में इसको जो है कर लिया जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल एग्जैक्ट इसका होगा, ठीक है। अगर अभी की फसलें भी पूछ दी जाती है, इसकी एक ट्रिक है बीएमडब्ल्यू एलपीजी, ठीक है। बीएमडब्ल्यू कार जो है हम एलपीजी से चलाएंगे। बी फॉर बार्ले, ठीक। बी से बार्ले, बार्ले मतलब आप जानते हैं कि जौ। एम फॉर आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक। सरसों क्या आपका रबी की एक फसल है।
डब्ल्यू से आपका दोस्तों व्हीट है यानी कि गेहूं। गेहूं आपका क्या है, एक रबी की फसल है। एल से दोस्तों है लिनसीड। लिनसीड मतलब दोस्तों अलसी। अलसी जो है आपकी एक रबी की फसल है। पी से आपका पी यानी कि मटर। मटर आपका रबी की फसल है। जी फॉर ग्राम। ग्राम का बोले तो चना आपका क्या है, रबी की फसल है। खरीफ की फसल में अगर आप देखें तो इनका इंपॉर्टेंट रख लीजिए, मूंगफली। मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है। और आपका धान रबी की खरीफ की फसल में आ जाता है। सोयाबीन और आपकी जितनी भी दालें होती हैं, जैसे दलहन में आपका अरहर, मूंग, ये सब क्या है, दलहन वाली जो है आपकी, और बाजरा, ये क्या है आपकी खरीफ की फसल में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी बुवाई की हम बात करें, तो ये जून और जुलाई में इनकी बुवाई होती है, जून और जुलाई, ठीक। जून और जुलाई में बुवाई होती है और अक्टूबर नवंबर में इनको जो है, अक्टूबर और नवंबर के अंत तक इनको जो है काट लिया जाता है। इसलिए जो इस टाइम भारत में वर्षा होती है, अर्थात खरीफ की फसलें जो होती हैं दोस्तों, वो वर्षा काल की फसलें होती हैं। किस प्रकार की होती है, वर्षा काल, क्योंकि जब हमारा बारिश का मौसम होता है तब इनको बुवाई और वगैरह होता है। जायद की फसल की हम बात करें तो ये ग्रीष्म काल की हैं, गर्मियों में होती हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है ये मार्च और अप्रैल में लगभग इनकी बुवाई होती है और इसको जो है जून तक काट लिया जाता है। ये बहुत लंबे समय तक नहीं होती, जल्दी उग जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आपकी वो वाली जायद में वो फसलें आ जाती हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, मोस्टली वही होती हैं। जैसे कि आपका दोस्तों ककड़ी, है ना, तरबूज, खरबूज, खीरा और इसी प्रकार से करेला, ये सब चीजें क्या हैं आपकी जायद की फसलें हैं। तो हमें पता ये, अब देखो हमें रबी की फसलें तो एटलीस्ट याद हो जानी चाहिए, बीएमडब्ल्यू, एलपीजी, ठीक है, तो नहीं से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। कपास, चावल, कपास, बाजरा, तोरियां और सरसों। सरसों आप जानते हैं कि बीएमडब्ल्यू, एम फॉर ये आपका है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। चावल, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार, ठीक है। अभी देखते हैं, गेहूं आपका है नहीं, गेहूं आपका है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 का बी इज राइट आंसर। देखो चावल जो है आपका किसकी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। कपास आपका खरीफ की फसल है, वहां पर ये ऑप्शन नहीं लिखी, आप लिख लेना। बाजरा आपका खरीफ की फसल होती है, मक्का आपका खरीफ की फसल होती है और ज्वार आपका खरीफ की फसल होती है, आप लिख के याद कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम प्रश्न नंबर 15 की हम बात करें। प्रश्न नंबर पहला 15 क्या कह रहा है कि सूरत, नवसारी और भावनगर कुछ किस उद्योगों में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। तो कह रहा है कि ये सूरत, नवसारी और भावनगर जो है किसके लिए फेमस हैं। क्या वो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए, हीरा उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए या लौह एवं इस्पात के लिए। तो नवसारी और सूरत और भावनगर जो है दोस्तों हीरा उद्योग के लिए फेमस हैं। हीरा की हम बात करें, हीरा जो है दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप होता है, कार्बन का शुद्धतम अपर रूप, ठीक है, शुद्धतम अपर रूप होता है, ठीक है। ये भी पूछ देता है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, वो है आपका हीरा। और इसका कार्बन का एक उपर रूप क्या होता है, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का एक अपर रूप है। प्रश्न नंबर हम 16 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। तो एसआई इकाई की बात कर रहा है, तो कार्य की एसआई इकाई जो है क्या है, ठीक है। तो ये है आपका जो ऊर्जा की इकाई होती है, कार्य की जो ऊर्जा की इकाई होती है, वही दोस्तों जो है कार्य की इकाई होती है, और इसकी जूल होती है ना। कार्य की एसआई इकाई जो है वो जूल होती है। भाई ऊर्जा की भी तो जूल होती है, ठीक है, एसआई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें, कंप्यूटर का है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में उपयोग किए जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन द्वारा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका है सी एस बी, ठीक है। देखो अगर एम एक्स एक्सेल का एक्सटेंशन पूछे तो वो आपका एक्स एल एस एक्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर
18 की हम बात करें कि मंडल नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेंडल, है ना? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को देश के रूप में जाना जाता है। कह रहा कि मेंडल को और किसके रूप में जाना जाता है? ये तो आपके जेनेटिक्स ऑफ फादर भी कहते हैं ना, इनको जो है जेनेटिक्स ऑफ फादर भी कहा जाता है, ठीक है? जेनेटिक्स ऑफ फादर। अब हम शरीर क्रिया शास्त्र की जनक की हम बात करें, तो कोई ये हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे फादर ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है? फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है या शरीर क्रिया शास्त्र के जनक कौन है? तो ये आपके क्लाउड वर्नार्ड, इसके नाम है क्लाउड वर्नार्ड, ठीक। क्लाउड बर्नार्ड को जो है फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के जनक, इसको कहें इंग्लिश में फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी की बात करें तो ये आपके कौन है? जेम हटन। जेम हटन जो है फादर ऑफ जियोलॉजी हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल है। जीव शास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें, एग्जाम में पूछा जा चुका है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यह आपके अरस्तु या एरिस्टोटल, यह आपके अरस्तु, ठीक। अरस्तु जो है बायोलॉजी के पिता तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये जूलॉजी के भी पिता हैं। ये फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, ठीक है। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के कौन जनक हैं? बॉटनी मतलब वनस्पति, तो फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो वो आपके थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये आपके वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो इंपॉर्टेंट थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स। प्रश्न नंबर 19 की हम बात करें, कह रहा है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पत्तियों में एक हरा रंग का वर्णक होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है दोस्तों क्लोरोफिल, ठीक है। हरे पौधों में होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण प्रधान पौधे जो होते हैं अपना भोजन भी बना लेते हैं, ठीक है। जेंतोफिल की अगर हम बात करें तो जो गाजर का रंग होता है ना गुलाबी टाइप से, तो वो जेंतोफिल के कारण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर अगर हम 20 की हम बात करें, कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। तो वो है आपके फेफड़े यानी कि लंग्स, ठीक है। फेफड़े जो है दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? आप जानते हैं कि हृदय आपका जो है, हमारा मनुष्य का हृदय जो है, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, वो 4 चेम्बर्ड होता है, चेम्बर्ड होता है, ठीक है, 4 चेम्बर्ड होता है। सपोज दैट ये आपका ह्यूमन है, इसमें आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऑरिकल और उसमें होता है, ये जब हम उसमें डिसीज लंबा हो जाएगा, छोड़ो, ठीक है। तो अब ये रखो कि हमारा मनुष्य का हृदय जो है 4 चेम्बर्ड होता है। प्रश्न नंबर 21 की हम बात करें, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लकड़ी में छिद्र करने वाला एक शिप वर्म है? यहाँ पर वर्म होगा, तो लकड़ी में कौन सा यहाँ पर वर्म है जो छिद्र करता है? क्या वो टेरिडो करता है, काइटिन, पटेला या यूमैक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडो। टेरिडो जो है वो एक ऐसा शिप वर्म है जो लकड़ी में छिद्र करता है, और ये जो है मोलस्का संघ में आता है, ठीक। ये एक आपका मोलस्का है, ठीक। मोलस्का संघ में ये आता है, ये बात समझ में आई? तो टेरिडो जो है लकड़ी में छिद्र करता है। प्रश्न नंबर हम 22 की हम बात करें, कह रहा कि कीमतों में कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई, ठीक। स्थिर मूल्यों में गणना की गई जीडीपी को कहा किया जाता है। दोस्तों अगर हम जीडीपी की हम बात करें, पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसे कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है।
हिंदी में अगर कहें तो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो ये कहता है कि किसी भी देश की सीमा के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में, सपोज दैट ये कोई देश है, इसकी सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है ना, वो उस देश की जीडीपी होती है। ठीक है? चाहे वो देश विदेशी हो या भारतीय हो, सिर्फ देश के अंदर होना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये तो रही जीडीपी की बात। जीडीपी दोस्तों जो है 2 प्रकार की होती है, ठीक? एक तो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक? जिसे हम हिंदी में कहें तो सांकेतिक जीडीपी। दूसरा होता है दोस्तों आपका नॉमिनल जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी और आपका रियल जीडीपी। आपका होता है रियल जीडीपी, जिसे हम हिंदी में कहें वास्तविक जीडीपी, ठीक है? रियल जीडीपी ही आपकी मुख्य जीडीपी होती है, इसी से जो है मेन जीडीपी को आकलित किया जाता है। ठीक, ये होता क्या है कि ये जब जीडीपी जो होती है दोस्तों, जब आपका किसी भी वस्तु के उत्पाद एवं उपभोग के दौरान उसके मूल्य में क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है। ये मूल्य एक तरह से पूंजी स्टॉक की खपत करता है, ठीक? किसी हम वस्तुओं का उसके मूल्य में ह्रास होता है। जब हम रियल जीडीपी से, मतलब जब मुख्य जीडीपी से जो है हम उसको ह्रास को हटा देते हैं, या सकल आय से जब हम जो ह्रास हुआ है, मूल्य ह्रास को हटा दें, तो वो आपकी रियल जीडीपी आ जाती है, ठीक है? तो वो आपकी रियल जीडीपी हो जाती है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है कि जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है दोस्तों, या मुद्रास्फीति होता है, उसके कारण बाजार मूल्य में जो होने वाला वार्षिक परिवर्तन को ही हम सांकेतिक जीडीपी कहते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना करना। तो ये आपका जो है वास्तविक जीडीपी हो जाएगा, क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी, ठीक है? समझ में आया कि जीडीपी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 की हम बात करें, कह रहा है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी जो है दोस्तों राजस्थान, ठीक? चरी कहाँ का है? राजस्थान का। चरी कहाँ का है? राजस्थान का, याद हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि उस्ताद बिलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? याद कर लेंगे, बिलायत खान का संबंध जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्या है, सितार बजा लेते थे, ठीक? तो इनका संबंध जो है सितार से है। प्रश्न नंबर 25 की हम बात करें, प्रश्न नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी। विंग्स ऑफ फायर कई बार एग्जाम में आ चुका है, किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक आत्मकथा है, ठीक? विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? तो ये तो थे दोस्तों आपके 25 प्रश्न। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी फॉर एएम, ठीक है? स्टडी फॉर एएम आप चैनल्स को सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है लोगो जो हमारा उसका डीपी होगा, और नहीं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का सेशन आपको अगर पसंद आया हो और चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में आप नए हैं और आप इसी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।